दोस्तों, वेलकम बैक टू विधिवाणी विद पलक लीगल कॉन्सेप्ट की सिंपल कहानी। मैं हूं पलक, आपकी लॉ गाइड। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फैसले के बारे में, एक ऐसे केस के बारे में जिसने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ बदला नहीं, उसकी आत्मा को बचाया। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। इंडिया का सबसे लंबा, सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे इंपैक्टफुल कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट। ऐसा जजमेंट जिसके बिना शायद आज हम जो डेमोक्रेसी फील करते हैं वो पॉसिबल ही नहीं होता। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की कहानी। सबसे पहले बात करते हैं केशवानंदा भारती कौन थे। केरला के केसारागोड डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा मठ था, एडनीर मठ। इस मठ के हेड थे स्वामी केशवानंदा भारती, एक स्पिरिचुअल लीडर। उनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था। उनका इशू सिंपल था। केरला गवर्नमेंट ने एक लैंड रिफॉर्म लॉ पास किया था जिसमें मठ की प्रॉपर्टी एक्वायर की जा रही थी। स्वामी जी ने सोचा हमारी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, ये तो न्याय नहीं है, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल किया। अब हम देखते हैं बैकग्राउंड ऑफ द केस क्या है। इंडिपेंडेंस मिलने के बाद सारे स्टेट्स अपने अपने एरिया के सोशल और इकोनॉमिक एरिया को सही करने के लिए जुड़ जाते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद जब सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं तब उन्हें ये रियलाइज होता है कि इक्वलिटी उनका ये राइट है, उनका एक अधिकार है। तब के टाइम पर सिस्टम ये था कि रिसोर्सेज यानी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से कुछ सिलेक्टेड सिटीजन्स के पास था। तो धीरे धीरे ये रियलाइज होने लगा कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ये सही नहीं है, और इसी को चेंज करने के लिए सारे स्टेट्स अपने सिस्टम को चेंज करने के लिए लग जाते हैं। और ऐसा ही कुछ किया केरला के स्टेट। केरला ने अपने स्टेट्स के सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ठीक करने के लिए, जैसे जमींदारी सिस्टम, लैंड ओनरशिप के लॉस को ठीक करने के लिए केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट 1963 को पास किया। ये एक्ट रिस्ट्रिक्शन लगाते थे कि कौन कितना लैंड एक्वायर कर सकता है। बेसिकली सिटीजन्स के प्रॉपर्टी राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करते थे। तो इस एक्ट को यूज करते हुए स्टेट गवर्नमेंट केरला के कसोटगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एडनीर मठ के लैंड एक्वायर कर लेती है। गवर्नमेंट के इस टेक ओवर के कारण मठ की इनकम खत्म हो जाती है और इनके सारे काम संभालने में प्रॉब्लम होने लगती है। तो इस लैंड एक्वायर को एडनीर मठ के हेड चैलेंज करते हैं, केशवानंदा भारती। उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट में ऐसे बहुत सारे केसेस चल रहे थे, जैसे बैंक नेशनलाइजेशन केस, माधव राव केस और गोलकनाथ केस। इस केस का सीड 1973 में नहीं बल्कि 1967 में बोया गया था, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स। गवर्नमेंट शॉक में आ गई, ये तो पार्लियामेंट की पावर को डायरेक्टली चैलेंज करता था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास किए जिससे वो सुप्रीम कोर्ट के पावर लिमिट कर सके। दिस इज वेयर द स्टोरी बिकम ड्रामेटिक। केशवानंदा केस के टाइम तक 3 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट ऑलरेडी पास हो चुके थे। चलिए अब हम एक एक करके तीनों अमेंडमेंट को समझते हैं। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया पार्लियामेंट हैज फुल पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इवन फंडामेंटल राइट। 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। इस अमेंडमेंट ने राइट टू प्रॉपर्टी को मॉडिफाई कर दिया था। कंपनसेशन की जगह अमाउंट शब्द यूज हुआ, मतलब गवर्नमेंट जो दे वो फाइन। अगर कोई लॉ डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट करता है तो फंडामेंटल राइट्स ओवरराइड कर सकता है। दिस वाज ह्यूज। थर्ड 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। केरला के कुछ लैंड रिफॉर्म्स लॉस को 9th शेड्यूल में डाल दिया गया, जहां जुडिशियल रिव्यू लिमिटेड होता था। ये अमेंडमेंट डायरेक्टली केशवानंदा भारती के मठ पर अप्लाई होता था, इसलिए उन्होंने चैलेंज किया। इमेजिन कीजिए 13 जजेस, सीनियर एडवोकेट्स, गवर्नमेंट लॉयर्स, पैक्ड कोर्ट रूम। गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया पार्लियामेंट सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनाया हुआ है, जब चाहे अमेंड कर सकते हैं, इवन फंडामेंटल राइट्स भी 100% अमेंडेबल है। पिटीशन ने बोला नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। अगर पार्लियामेंट अनलिमिटेड पावर को क्लेम करे तो डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप में बदल सकती है। चीफ जस्टिस सिकरी ने बोला, एक पॉइंट रखा,
पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, मॉडिफाई कर सकती है पर आइडेंटिटी नहीं मिटा सकती। आर्ग्यूमेंट में एक बात सामने आई, कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, इसका एक कोर, एक एसेंस, एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बनाई 13 जजेस की बेंच। आर्ग्यूमेंट चले 68 डेज तक, आज तक का रिकॉर्ड। द कोर क्वेश्चन क्या था इसमें, कैन पार्लियामेंट डिस्ट्रॉय द कॉन्स्टिट्यूशन व्हाइल अमेंडिंग इट? यही सवाल बनना इंडिया डेमोक्रेसी का टर्निंग पॉइंट। और फिर आया जजमेंट का दिन, 24 अप्रैल 1973, जजमेंट डे। सब लोग शॉक हो गए, 7 जजेस एक साइड, 6 जजेस एक साइड, स्प्लिट डिसीजन। मेजॉरिटी ने कहा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। ये था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो इंडियन डेमोक्रेसी का बैकबोन बन गया। बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है अब हम उसको समझते हैं। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेकुलरिज्म, फेडरलिज्म, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू एक्सेट्रा, ये प्रिंसिपल अनटचेबल है। आज जब हम बोलते हैं इंडिया इज अ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, तो उसका एक बड़ा क्रेडिट जाता है केशवानंदा भारती केस को। ये जजमेंट हमें याद दिलाता है पावर चाहे किसी के पास हो, उस पर चेक एंड बैलेंस होना जरूरी है। अगर आपको ये डिटेल वॉइस ओवर, ये डिटेल वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। विधि वाणी विद पलक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।